आज की वर्किंग की क्लास में हम लोग देख रहे थे अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड। और जितने भी अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। पिछले क्लास में हम लोग मीथेन ड्रेनेज सिस्टम देख रहे थे जिसके चार मेथड थे। और उसके से जो रिलेटेड रेगुलेशन 218 से 236 तक, जिसका मैं वीडियो भेज दिया था, वो शायद देख लिए होंगे। अगर देखे नहीं होंगे तो उसको रिवाइज करके रिवाइंड करके देख लीजिए, मेमोरी में बैठा लीजिए। 3 से 4 प्रश्न पूछी जा रही है हर एग्जाम में। लेजिस्लेशन हो, वेंटिलेशन हो, वर्किंग हो, तो मशीनरी हो, उसमें पूछी जाती है, तो उसको देख लेना है। अब हम लोग बात करेंगे ओपन कास्ट माइन की। ओपन कास्ट माइन की जब हम लोग बात करते हैं, ओसीएम, तो ओपन कास्ट माइन का जब हम लोग डेफिनेशन की सबसे पहले बात करते हैं, ओपन कास्ट माइन का जब हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं, तो हम लोग कहते हैं ऐसा क्वायरी, क्वायरी या एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन लिखिए, एज पर सीएम, एज पर माइंडसेट 1952 का सेक्शन 2 के अनुसार, ऐसा क्वायरी या एक्सकवेशन जहां से मिनरल के सर्चिंग या ऑब्टेनिंग के लिए कोई ऑपरेशन चलाई जा रही हो या चलाई गई हो, मतलब एक्वायरी और एक्सकवेशन from where mineral is obtained, a operation where mineral is obtained or search is being done or being done। तो इसको हम लोग, जो सुपर जेसेंट ग्राउंड फॉर्म करता हो, जो सुपर जेसेंट ग्राउंड फॉर्म न करता हो, जो न सॉफ्ट या न इंक्लाइन हो, तो ये हम लोग जो है ओपन कास्ट माइन का डेफिनेशन, जो कि किसके अनुसार हम लोग इसको देते हैं, सीएमआर 1952 का सेक्शन 2 में जो दी गई डेफिनेशन है उसके तहत कहते हैं। तो ये क्वारी या एक्सप्रेशन होता है जहां से मिनरल को सर्च या ऑब्टेन करने के लिए हम लोग कोई ऑपरेशन चलाते हैं या चला दिए गए होते हैं। जब हम लोग ये ओपन कास्ट की बात करते हैं, तो मिटा दूं इसको, लिख लिए, पर का। लिख लिए। जी। जी। जब हम लोग बात करते हैं ओपन कास्ट माइन में मेथड की, लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ओसीएम, लिखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ओसीएम अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन। तो हम लोग इसको लो लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन को एल एम कह दे रहे हैं, एल एम, लेवल मैकेनाइजेशन। तो लो एल एम, लो लेवल मैकेनाइजेशन, इसको कब कहते हैं, जब अप टू 3.5 क्यूबिक मीटर शॉवेल और 35 टन डंपर होता है। अप टू, अप टू मतलब यहां तक। तो ये
जैसा डेसिमल में हटा दिया तो 35 35 दिख रही है, याद रखने के लिए आप लिख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। तो लो लेवल मैकेनाइजेशन कहलाता है। जब हम लोग मीडियम की बात करते हैं, मीडियम लेवल मैकेनाइजेशन, तो यही जो है मीडियम लेवल मैकेनाइजेशन, मतलब 3.5 से बढ़ेगी अप टू, यहां पर लोग लिखते हैं 8 क्यूबिक मीटर सॉवेल, सॉवेल को एस लिख रहे हैं, 8 क्यूबिक मीटर सॉवेल। एंड इसमें रहता है 120 टन डंपर। और तीसरा जो होता है हाई लेवल मैकेनाइजेशन, हाई लेवल मैकेनाइजेशन, तो इसमें हम लोग जो है इसको लेते हैं, हाई लेवल मैकेनाइजेशन ये आता है 15 18 क्यूबिक मीटर को ले लेते हैं, अप टू 17.5 या 18 क्यूबिक मीटर, 20 क्यूबिक मीटर पकड़ लीजिए, 20 क्यूबिक मीटर सॉवेल। एंड ये जो है 200 टन डंपर। और चौथा जो है एक्स्ट्रा हाई, एक्स्ट्रा हाई लेवल मैकेनाइजेशन, तो इसमें हम लोग अप टू ये 42 क्यूबिक मीटर सॉवेल एंड 370 टन डंपर। तो ये अप टू जो है, जो कि सबसे लार्जेस्ट वाली 42 क्यूबिक मीटर सॉवेल और 370 टन डंपर, ये तीन लेवल क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं सॉवेल डंपर के आधार पर। बाकी हम लोग इसके अंदर और इंट्रोड्यूस करते हैं, सरफेस माइनर इंक्लूड हो जाती है हाई लेवल एक्स्ट्रा हाई लेवल में, सरफेस माइनर के साथ ड्रैग लाइन हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो है अलग अलग लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन अपन लोग इसको पढ़ते हैं। मिटा दूं इसको? 1 मिनट। हो गया। जब हम लोग ये लेवल ऑफ मैग्नेशियम की बात कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ओसीएम की, तो इसमें हम लोग को जो सीएमआर की बात करनी रहती है, तो सीएमआर हम लोग 105, 106, 107 कम है, लेकिन हम लोग 108, ये तीन जो है, और यहां तक कि इससे जो रिलेटेड सर्कुलर है, डीजीएमएस सर्कुलर, और 109 जो कि ट्रैफिक रूल है। तो ये जो इस पर जो बेस्ट डीजीएमएस सर्कुलर है, इसको जो है 109, ये सीएमआर, ये देखना होगा सीएमआर। तो ये जो हम लोग मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग या मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग और डंप मैनेजमेंट, तो कोई भी आप रेगुलेशन आप निकालेंगे तो उस पर 10 से 15 प्रश्न जनरल यूट्यूब में डली हुई है। आप जैसे ही बोलेंगे मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास, तो आपको वो रेगुलेशन का कीवर्ड और की नंबर मिलेगा, साथ ही आपको उससे 10 से 15 जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसका कलेक्शन है। उसी तरह से मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग और 108, लेकिन इसके पॉइंट पर भी हम लोग आएंगे क्लास के दौरान और चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो ये रेगुलेशन है उनको तो ध्यान में रखना ही है, इस पर बेस्ट प्रश्न पूछती ही पूछती है। लेकिन हम लोग इसके साथ साथ देखना चाहेंगे क्या चीज, कि जो टर्मिनोलॉजी यूज्ड होती है, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन ओसीएम ओपन कास्ट माइन, तो जब हम लोग बेंच बनाते हैं ओपन कास्ट का, कोल को एक्सपोज करने के लिए, तो इसको हम लोग जो है ओबी बेंच, ओबी बेंच 1 कहते हैं, इसको हम लोग ओ बी बेंच 2 कहते हैं।
इसको हम लोग अगर कहते तो कोल बेंच कहेंगे। एक ही कोल बेंच है तो एक कोल बेंच कहेंगे। अब यहां पर हम लोगों को जो सबसे पहला जो टर्मिनोलॉजी है जो 106 रेगुलेशन में चर्चा की गई है, क्या चीज? ओवरऑल एंगल ऑफ स्लोप। ओवरऑल एंगल ऑफ स्लोप या अल्टीमेट पीट स्लोप। तो अभी जो ओवरमैन या शायद वर्किंग के ही क्वेश्चन में ये पिछले साल पूछी थी, तो इसको कहते क्या है? ओवरऑल एंगल स्लोप या अल्टीमेट पीट स्लोप। तो इसमें पहला वर्ड हम लोग जानने वाले हैं, क्या चीज? जो रेगुलेशन 106 के 2 में दिया हुआ है, अल्टीमेट पीट स्लोप। इसका एंगल भी हम लोगों को कैलकुलेट करना हो, अभी तो पूछा नहीं है लेकिन प्रैक्टिस रहनी चाहिए, पूछ सकता है कभी से कभी भी। या इसी को हम लोग कहते हैं ओवर ऑल, हेडिंग डाल देना है, सब हेडिंग एंगल ऑफ स्लोप। तो पहले हम लोग समझ लें कहता कहता क्या है। ये जो आपको, इसको हम लोग क्या कहते हैं? टॉप बेंच। इसको हम लोग क्या कहते हैं? टॉप बेंच। और इसको हम लोग कहते हैं बॉटम मोस्ट बेंच। बॉटम मोस्ट बेंच। तो जो आपको टॉप बेंच का जो ये पॉइंट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं मालूम है? क्रेस्ट कहते हैं। जी सर। इसको क्या जी। कहते हैं हम लोग? क्रेस्ट। क्रेस्ट। मतलब चोटी। ये जो है आपका चोटी कहलाता है, क्रेस्ट कहलाता है। तो ये वाली जो पॉइंट है, इसको मैं डार्क कर दे रहा हूं। और जो बॉटम मोस्ट बेंच का जो टो है, तो जो है यहां वाली पॉइंट कहलाती है। अगर इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं और बेंच को हटा दूं, ये एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये जो है कहलाती है बॉटम मोस्ट बेंच का टो। TOE, टो ऑफ बॉटम मोस्ट बेंच। टो ऑफ बॉटम मोस्ट बेंच और क्रेस्ट ऑफ टॉप मोस्ट बेंच। ये दो वर्ड है, क्रेस्ट ऑफ टॉप मोस्ट बेंच और टो ऑफ बॉटम मोस्ट बेंच। इनको जो मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती है, ये मैं काल्पनिक रेखा खींच रहा हूं, इनको मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। रंजीत का कनेक्ट नहीं हो रहा है सर। अच्छा, मैसेज आया है। उनको जोड़ तो दिया हूं, तो उनके टावर वर्क की समस्या होगी। और उनको बता पाया उनके लिए कि हाँ, क्लास जो है 40 मिनट रहती है, उसके बाद फिर ऑफ हो जाता है। बताया था ना लास्ट में मैं? जी बताए तो थे, लेकिन अभी मैसेज आया उनका नहीं कनेक्ट हो रहा है। उनके यहाँ टावर की कुछ समस्या होगी। टावर की कुछ समस्या होगी, फोन करना चाहिए। तो ये जो है, आप या हम कुछ मदद कर सकते हैं फोन करेंगे तो ये जो है इमेजिनरी लाइन मैं ज्वाइन किया, किन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया? ये जो बॉटम मोस्ट का टो, टो मतलब क्या होता है? पैर का अंगूठा। पैर के अंगूठे को जी। टो कहते हैं। और ये जो है क्रेस्ट है। और ये जो इमेजिनरी लाइन होरिजेंटल के साथ जो एंगल बनाती है, ये एंगल कहलाती है अल्टीमेट पीट स्लोप। पीट स्लोप। अल्टीमेट पीट स्लोप एंगल या ओवरऑल एंगल ऑफ स्लोप कहलाती है। तो जिसको हम लोग को कैलकुलेट भी करनी रहती है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? यहां से हम पत्थर गिराएंगे,
ये देखिए पत्थर गिरेंगे तो ये इस रास्ते को चलते हुए आएगी। ठीक है। और ये जो क्रेस्ट है उसको अगर ए पॉइंट कह दें, इसको हम लोग अगर बी कह दें और इसको सी कह दें, तो यहां पर एक राइट एंगल ट्रेंगल बनता है। क्या बनता है? राइट एंगल ट्रेंगल। ये राइट एंगल ट्रेंगल का सिंबल है, राइट एंगल ट्रेंगल, ए बी सी। ये इसमें बात कर रहे हैं इन राइट एंगल ट्रेंगल। तो आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? टेन थीटा बराबर, याद है टेन थीटा बराबर क्या होता है? जी भूल गए हैं सब। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर बटे बेस। तो लंब हो गई एसी और आधार हो गया सी बी या बीसी। जब हम लोग थीटा बराबर कहते हैं तो यही टेन इनवर्स कहलाता है एसी बटे बीसी। अब आपको यहां पर इतना ही से कंप्लीट नहीं होता, वर्किंग फर्स्ट क्लास का निकालने जा रहा है। आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अपने ओपन कास्ट माइंस में जब 106 रेगुलेशन आप बात करते हैं तो वहां पर कह दिया गया है कि 37.5 डिग्री से अधिक नहीं होनी चाहिए ओवरऑल एंगल ऑफ स्लोप। 37.5 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, ये बात कही गई है 108 रेगुलेशन। तो ये या नेचुरल एंगल ऑफ स्लोप से अधिक नहीं होना चाहिए, नेचुरल एंगल ऑफ स्लोप से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ कैलकुलेट करते हैं कि ये कितनी होगी। जो हम लोग बेंच ये देख रहे हैं, देखिए ये जो बेंच हाइट है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसको आपको निकालना होगा। जो कि ये बेंच की जो हाइट है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तीनों बेंच का आपको न्यूमेरिकली देगा। अगर ये वाला बेंच 20 मीटर है, 20 मीटर है, ये भी 20 मीटर है, और ये 10 मीटर का कोयला है। 20 मीटर, 20 मीटर और 10 मीटर का कोयला है। तो टोटल हाइट वहां से वहां तक कितनी हो जाएगी? रफ फिगर में दिख रहा है आपको? 50 मीटर। 50 मीटर हो जाएगी। तो थीटा बराबर 10 इनवर्स 50। ये एसी मतलब लंब, लंब हो गया 50 मीटर। अब जब आप बेस की बात करेंगे, बेस इस ट्रेंगल की, तो देखिए जनरली हम लोग कहते क्या है कि बेंच का जो विड्थ है वो हम लोग लेते हैं। तो बेंच विड्थ हम लोग यहां से देखेंगे तो देखिएगा, इसमें मैं अब लाइन लाइन का एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ये वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं बैंक विड्थ। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बैंक विड्थ। एक टर्म आपको बैंक विड्थ भी समझना होगा कि बैंक विड्थ क्या है। पहला टर्मिनोलॉजी अल्टीमेट पिच स्लोप हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा बैंक विड्थ। बैंक विड्थ, बैंक विड्थ। तो बैंक विड्थ क्या होता है? बेंच के क्रेस्ट से जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाती है और जो बेंच के टो से जो डिस्टेंस होती है, वही डिस्टेंस बैंक विड्थ कहलाती है। जो फेस का, जो बेंच का फेस होता है, ये जो फेस है ये फेस कहलाता है। ये फेस कहलाता है। ये तीसरी टर्मिनोलॉजी, बैंक विड्थ, फेस। जब आप इसको इधर से देखते हैं, इधर से देख रहे हैं, तो ये फेस कहलाता है। FACE, फेस कहलाता है। तो यहां पर ये जो फेस कहला रहा है, तो फेस का जो होरिजेंटल पोजीशन है, प्रोजेक्शन है, होरिजेंटल प्रोजेक्शन ऑफ द आपको फेस इज कॉल्ड द बैंक विड्थ। वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ द, तो वो जो है फेस कहलाती थी। ये जो है इसमें प्लस हो जाता है। ये आपका चौड़ाई, ये चौड़ाई प्लस ये वाला, देखिएगा इसमें कंफ्यूजन होता है, ये वाला साथ में ये जो बेंच का विड्थ कहलाता है, बेंच का विड्थ। और ये तीन ठो इसमें बैंक विड्थ जुड़ जाती है। दिख रहा है? जी। तो
अगर ये जो है बेंच विड्थ, हमारा कानून 106 में कहा गया है कि बेंच की ऊंचाई से बेंच का चौड़ाई कम नहीं, या जो सॉवेल का जो मैक्सिमम एक जो विड्थ है, या कोई भी एक्सवेटर है जो उसका विड्थ है, मैक्सिमम विड्थ है, उसका 2 मीटर से प्लस 2 मीटर से कम नहीं होगा, या डंपर की चौड़ाई का 3 गुना से कम नहीं। ये तीन बात बोला गया है बेंच की चौड़ाई के संबंध में। तो यहां पर अगर ये आप कहते हो कितना, 25 मीटर, 25 मीटर, और ये 5 मीटर, बाय द वे एग्जाम्पल ले लो, 25 मीटर और ये 5 मीटर, तो ये भी 25 मीटर है और ये भी 25 मीटर। यहां पर दो ही 25 में तीन बेंच है, लेकिन आप जो है ले रहे हो कितना, दो विड्थ। ये भी 25 मीटर, ये भी 25 मीटर, और ये 5 मीटर और ये 5 मीटर। बैंक विड्थ आपको दिया हुआ है 5 मीटर और 25 मीटर, 25 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 25, 25, 50 और 25, 10, कितना हो जाएगा, 60। 60। अगर बाय द वे ये 50 ही होता तो 10 इनवर्स 1, ये जो है कितना हो जाता, 45 डिग्री हो जाता। रफ फिगर में बता रहा हूं, आप 10 इनवर्स कैलकुलेट से निकाल करके देख सकते हैं कि कितना होता है। 10 इनवर्स चाहिए उसके लिए, तो आपका ओवरऑल एंगल ऑफ स्लोप जो है वो आ जाती है। तो मैं बात कर रहा था 50 को डिवाइड करने के लिए, तो इसको 50 को आप डिवाइड करिएगा, 0 से 0, 5 को 6 से डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं, 5 को 6 से, तो ये होती है 0.833। और 0.833 इसका 10 इनवर्स जब निकालेंगे तो sin 10 तो दिया है। तो ये जो है आप इसको रखिए 10 इनवर्स 0.833, 833। तो ये आपको वैल्यू एंगल, ओवरऑल एंगल ऑफ स्लोप जो है, जो 45 डिग्री से कम थोड़ी आएगी, 45 डिग्री से थोड़ी कम आएगी। एक एक रहता 50 50 रहता तो एक आती है, और एक आता तो 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता, तो 45 डिग्री के अप्रोक्स आएगी। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, अल्टीमेट पीट स्लोप निकालते हैं। ठीक है, तीन बेंच है लेकिन हम लोग लिए हैं वर्टिकल हाइट, दो लिए हैं, बेंच हाइट तीन लिए हैं, और जो बेंच विड्थ है, विड्थ जो है वो अपन लोग दो ही लिए हैं, ध्यान दे रहे हैं ना, दो ही लिए हैं, एक और दो। तीन का ले लेंगे तो गलती हो जाएगी। समझ में आया? जी। अब एक प्रश्न लिख लीजिए, मैं इसको हटा देता हूं, फिर जी। डेफिनेशन लिखेंगे, फिर डेफिनेशन लिखेंगे, वो जो याद कर चुके हैं, लेकिन लिख लेना है, नोट्स में लिख लेना। क्या मैं बताने वाला था, एक प्रश्न, क्वेश्चन लिखे, व्हाट इज द अल्टीमेट, व्हाट इज द अल्टीमेट पीट स्लोप एंगल ऑफ योर ओसीएम इफ ओ बी थिकनेस 70 मीटर एंड कोल थिकनेस
20 मीटर। ठीक है, ये प्रश्न को बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं तो फिर अपन लोग इसको बनाएंगे। अब यहां पर अब मैं एक हिंट दे देता हूं। क्या हिंट देता हूं कि जैसे कि आपको बोला गया है, हिंट यहां पर लिख लीजिए कि ओबी थिकनेस आपका 70 मीटर है, और ये जो पोल थिकनेस है वो 20 मीटर है। तो जब आप बेंच बनाइएगा तो ये बेंच जो होगी आपको, ये जो बेंच होगी उसकी हाइट आप कहते हैं कि मशीन के डिगिंग हाइट से अधिक नहीं होगी। बेंच की हाइट मशीन के डिगिंग हाइट से अधिक नहीं होगी। कौन सा कानून बोलता है? 106 नंबर कानून बोलता है। तो यहां पर मशीन का जो डिगिंग हाइट होता है, डिगिंग हाइट कहने का मतलब कि ये जो आपका बूम है, जिसको बेंच के ऊंचाई जी। जिसमें कि ये जो फिंगर होती है, ये फिंगर क्या जी है? टीथ है, टीथ है। और जी हथेली क्या है? बकेट है, क्योंकि आप जो उठाते हैं ये हथेली में आती है। और ये वाला जी पोर्शन जो है आर्म कहलाता है, और ये वाला पोर्शन जो है बूम कहलाता है, और ये वाला पोर्शन जो है बॉडी कहलाता है। ये वाला पोर्शन जो है कंट्रोल्स केबिन कहलाता है। और कमर के नीचे वाला जो पोर्शन है जो वो ट्रैक्शन कहलाता है। तो यहां पर जो हमारी अभी बकेट ऐसी रहती है, कभी ऐसे रहती है, कभी, तो मैक्सिमम रीच, ये मैक्सिमम रीच होती है। और हम इसको अगर नीचे करें तो ये जो है डिगिंग हाइट, यहीं तक इसको कोयला को जो नहीं दिख रहा है लेकिन मैं हाथ नीचे पूरे किया हूं, यहीं तक के हाइट को ये उठा पाएगी। तो ये इसकी डिगिंग हाइट होनी चाहिए। और बेंच का हाइट इतनी होनी चाहिए कि ये आराम से उठा सके, नहीं तो बेंच का हाइट ज्यादा हो जाएगा तो उठा ही नहीं पाएगा, फिर फेल्यूर हो जाएगी प्लानिंग आपको। तो इसीलिए कानून में कहा है कि मशीन के डिगिंग हाइट से अधिक नहीं होना चाहिए। कौन? बेंच हाइट। तो एक तो वो होती है, यहां पर हम लोग प्लान करते हैं तो ये 20 मीटर, 20 मीटर, 20 मीटर, ये 20 मीटर, 20 या 60 हो रहा है, तो 25, 25 का कर सकते हैं आप। ये आप कर सकते हैं 25 मीटर, 25 मीटर, और 25 दूनी 50 हो गया, ये 20 मीटर। ये ओबी का हो गया। अब कोयले का करिएगा तो ये कोयले का और आपको करनी होगी, जो कि कितना होगा? 20 मीटर का। बिल्कुल। ठीक है। अब इस आधार पर आपको एक प्लान कर लेना होगा, और उसके बाद जो है ओवरऑल एंगल ऑफ स्लोप निकालनी होगी। क्लियर? जी बोलिए, क्लियर हुआ? जी सर। तो जी यहाँ पर ये हिंट दिया हूं। और बाकी इसको जियोग्राफिकली निकाला जाता है, जो ग्राफिकली भी निकाला जाता है। ग्राफिकली का मतलब कि बेंच जो बनाते हैं इसके लोगों से करके, फिर हम लोग जो इमेजिनरी लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं क्रेस्ट से टो तक, वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है उसको चांद से, प्रोटेक्टर से नाप लेते हैं कितना एंगल आ रहा है, उससे भी हम लोग करते हैं कैलकुलेशन से। और जो कंस्ट्रक्शनल ज्योमेट्री होता है उससे भी करते हैं। तो ये दो चीज आप लोग जान गए। अब आते हैं इसके परिभाषा के ऊपर। किसके परिभाषा? ये जो कि जान चुके हैं आप। क्या? ओवरऑल एंगल ऑफ स्लोप क्या होता है? कानून वाला जो है सब तो वो तो पढ़िए लीजिएगा सर। रेगुलेशन, ना पढ़े सर, तो है। हाँ, इसका जो बैंक विड्थ कितना होगा तब? हाँ, तो बैंक बैंक विड्थ बैंक विड्थ आप उसी के अनुसार वो कर लीजिएगा एज्यूम, है ना। बैंक विड्थ जो है ले लीजिए, कैलकुलेशन आप जो है कर जैसे लीजिएगा। 25 का तो ये बोले ठीक। हाँ, तो बैंक विड्थ भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आपने लिया ये जो आपका क्या है ये आपका 20 मीटर, बाई द वे 20 मीटर है, और ये जो है बेंच का फेस है। जी ठीक है, बेंच का फेस है। तो यहां पर आप एक को तो लेना ही पड़ेगा। 20 मीटर ये ले लिए हैं, तो जो बैंक विड्थ होगी, या तो फेस का ये लेना होगा या तो ये लेना होगा, तब जो है आप निकाल पाएंगे। तो एक जो है आप बैंक विड्थ अप्रोक्स ले लीजिएगा, कैलकुलेट एज्यूम कर लीजिएगा, उसके अनुसार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है? हैं? ठीक है। जी मेन तरीका जान लेना जी कैसे करना है।
बाकी एग्जामिनेशन में जो आएगी उसके अनुसार करना होगा। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था क्या चीज की, डेफिनेशन की। अल्टीमेट पीट स्लोप एंगल का डेफिनेशन। इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम crest of topmost bench to bottom most bench, imaginary line joining from crest of the topmost bench to toe of, to toe of bottom most bench, who make the angle from horizontal is known as ultimate pit slope angle। तो जो आप वहां समझ गए थे अब तो दिमाग में बस गई है, बहुत भूलने वाली नहीं है चीज, है ना। कंफ्यूजन होता है कि किसको किससे ज्वाइन करें, है ना, तो वो आपको क्लियर हो गई है। ठीक है। एक होता है बेंच एंगल। बेंच एंगल मतलब एक फेस जो होती है हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाती है वो बेंच एंगल कहलाता है। लिख लिए, मिटा दें। जी। तो यहां पर हॉरिजॉन्टल, जब हम लोग बैंक विड्थ की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ही बोलेंगे। बैंक विड्थ, WIDTH, DTH। तो द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ बेंच फेस इज कॉल्ड बैंक विड्थ। इसका पिक्चर बना लेना है जो आप बनाए थे। बैंक विड्थ, ये यहां लिखने से अच्छा है कि इधर लिख दें। बैंक विड्थ पीछे बना देना है, ये बेंच फेस है। ठीक है, मिटा दें। जी। और सबसे इंपॉर्टेंट है, हम लोग आ रहे हैं स्ट्रिपिंग रेशियो। किसके ऊपर? SR बोलते हैं, STRIPPING, स्ट्रिपिंग रेशियो। स्ट्रिपिंग रेशियो जब इसको हम लोग डिफाइन करते हैं तो कहते हैं
एक टन कोयला निकालने के लिए जितना क्यूबिक मीटर ओबी रिमूवल करना पड़ता है, एक टन कोल निकालने के लिए जितना क्यूबिक मीटर ओबी रिमूवल करना पड़ता है, उसके रेशियो को स्ट्रिपिंग रेशियो कहते हैं। इस रेशियो को स्ट्रिपिंग रेशियो कहते हैं। इसको हम लोग एसआर से डिनोट करते हैं। जैसे कि ये जो है आपका माइन बाउंड्री है, ये माइन बाउंड्री है और ये माइन बाउंड्री, और इसमें जो है कोयला ऐसे गया है, ये जो है कोयला इस तरीके से गया है, और ये जो है आपका सरफेस है, ये सरफेस है। तो ये जो है आपका सरफेस है, ये कोल सीम है। तो हम लोग जो है जब यहाँ पे बोर होल करते हैं, ये माइन बाउंड्री के पास यहाँ पे, तो ये जब बोर होल किए तो यहां से यहां तक बोर होल गया। ये कौन सा है? बोर होल नंबर 1। तो यहां पे आपको मिला क्या? 20 मीटर ओबी, ओबी, और 10 मीटर होल। ठीक है। जब यहां पे किए तो यही जो है मिल गया 30 मीटर ओबी मिल सकता है। ये है बोर होल 2, बोर होल, बोर होल 2। तो इसमें जो है 30 मीटर ओबी मिला, और कोयला तो उतना ही मिलेगा, 10 मीटर कोल। कोयला तो उतने मिलेगा, कोयला बढ़ सकता है, बढ़ता है क्या? रेयर केस में बढ़ता है। अब जब हम लोग यहां पे कर रहे हैं तो ये जो हो गया, ये बोर होल 3, बोर होल 3, यहां पे मिल रही है 50 मीटर ओबी, और कोयला 10 मीटर, कोयला 10 मीटर। अब स्ट्रिपिंग रेशियो जब निकालते हैं तो हर जगह का बोर होल नंबर 1, बोर होल नंबर 2, बोर होल नंबर 3 का स्ट्रिपिंग रेशियो निकालना है। चलिए निकालिए, कैसे निकालेंगे? इसको मिटा रहा हूं, ये चित्र बना लिए। जी जी। अब यहां पर आपको बोर होल 1 नंबर का जब स्ट्रिपिंग रेशियो निकालिएगा, एस आर, थोड़ा स्याही डाल लेते हैं, डार्क हो जाएगा। 1 मिनट बची है समय, अगर कट जाएगा तो तीनों का स्ट्रिपिंग रेशियो निकालना।